Hello, I welcome you all to this channel. रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन का जो बुक है उसका यह पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 में हमने 1994 तक रेलवे में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उसका हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज हम 1995 भोपाल में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। देखिए, पानीपत में टोटल 3 लड़ाई आपको याद रखना है। फर्स्ट लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में और तीसरी हुई थी 1761 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसके तहत बाबर मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। तो ये 3 युद्ध आपको पानीपत से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील तिब्बत में है। देखिए, तिब्बत यदि हम बात करें तो ये भारत के जो एरिया पड़ता है तिब्बत से, चीन से पहले बीच में भारत और चाइना के बीच में तिब्बत का एरिया। तो मानसरोवर झील कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में। जो हिमालय की यात्रा हम करते हैं वो मानसरोवर तिब्बत की यात्रा में ही, मानसरोवर की यात्रा में ही हिमालय की भी यात्रा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, विजयनगर से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कहाँ पे? हम्पी में। एक अभी कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, विजयनगर हम्पी 1336 ईस्वी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का। उस समय में देखें तो भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक भारत का शासक था। इसका टाइम पीरियड भी याद रख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को अरेस्ट किए थे और इसको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन संत विद्यारण्य द्वारा फिर से हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया। तो आपको ये याद रखना है, ये संत का नाम संत विद्यारण्य। तो ये याद रखना है, इस संत का नाम ये भी पूछा जा सकता है। इसमें टोटल विजयनगर में देखें तो टोटल विजयनगर में 4 वंश हुआ था। पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश की जो नींव रखी गई थी वो हरिहर प्रथम के द्वारा रखी गई थी। संगम वंश के बाद हुआ था सालू वंश। पहला संगम वंश, दूसरा हुआ था सालू वंश, तीसरा वंश हुआ था तुल्लु वंश और चौथा वंश हुआ था अराविडु वंश। तो संगम वंश का संस्थापक था हरिहर प्रथम। सालू वंश का संस्थापक था नरसिंह प्रथम और तुल्लु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। तुल्लु वंश से याद रख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे कृष्णदेव राय जो थे सो तुल्लु वंश से थे, विजयनगर साम्राज्य थे। और कृष्णदेव राय का शासनकाल था 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, कृष्णदेव राय तुल्लु वंश थे और अराविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। तो इतना पॉइंट आप नोट करके अपने बुक में रख सकते हैं, नोटबुक में। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राज्य का था गुलबर्गा।
विजयनगर की बात करें तो हम्पी और बहमनी राज का गुलबर्गा। ये दोनों राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। रेबीज मेनली डॉग में और चमगादड़ में पाया जाता है रेबीज वायरस। तो रेबीज जो होता है तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। वायरस से और कौन कौन सा रोग होता है? वायरस से होने वाले इम्पोर्टेंट रोग चेचक होता है, चेचक। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, उसके बाद याद रख सकते हैं इन्फ्लुएंजा होता है, वायरस से ही इन्फ्लुएंजा होता है। एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स होता है। और एड्स का वायरस कौन सा होता है? HIV। एड्स के बाद हर्पीस, हर्पीस याद रख सकते हैं, ये वायरस से होता है। उसके बाद मिजल्स होता है, मिजल्स होता है। इबोला, पोलियो, इबोला, पोलियो, ये सारा बीमारी वायरस से होता है। वायरस से कौन कौन बीमारी होगा? चिकन, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, एड्स का वायरस HIV। उसके बाद हर्पीज होता है, मिजल्स होता है, इबोला एंड पोलियो। इतना सारा बीमारी आप वायरस से याद रख सकते हैं। कवक की बात करें, फंगस, फंगस से दो बीमारी जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, एक पूछा जाता है एथलीट फूड, ATHL, एथलीट फूड किससे होता है? तो कवक से, फंगस से होता है। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, प्रोटोजोआ से मलेरिया। तो ये 4-5 बीमारी आप याद रख सकते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब, जो समान ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया, दैट इज भारत, इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो है सो राज्यों का संघ है। कितने आर्टिकल में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? जैम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पे है। जैम्बेजी नदी कहाँ पे पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात को जो वहाँ पे लोकल नाम है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो विक्टोरिया जलप्रपात को लोकल में कहा गया है मोसी ओआ, मोसी ओआ तुन्या, तुन्या, मोसी ओआ तुन्या, ये लोकल नाम है विक्टोरिया जलप्रपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जो हीरे जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरे चमकता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही मिरेज बनता है, MIRAG, जो मिरीचिका कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में बनता है मिरेज। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितनी कंडीशन की जरूरत होती है? तो 2। पहला है कि आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? क्रांतिक कोण के। क्रिटिकल एंगल किससे ज़्यादा होना चाहिए? आपतन कोण। और प्रकाश, लाइट जो है सो सघन मीडियम से विरल मीडियम की ओर जाना चाहिए। मान लीजिए ये सघन मीडियम है और ये विरल मीडियम है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये लाइटर मीडियम है। तो लाइट जो है हमेशा सघन से विरल मीडियम की ओर जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। हीरा की क्रिटिकल एंगल कितना होता है? तो 24.41 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। हीरा का
क्रांतिक कोण 24.41 और अपवर्तनांक 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत की या भारतवर्ष की भी कहें तो, क्योंकि मुगल वंश में कोई भी महिला शासिका नहीं बनी थी, लेकिन दिल्ली में रजिया सुल्तान जो थी सो एक महिला शासिका बनी थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश का कोई भी योग्य शासक नहीं था, तो इल्तुतमिश मरने से पहले ही रजिया सुल्तान को अपना शासक, दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा दिन तक शासन नहीं की थी, ये 1236 से लेकर के और 1240 ईस्वी तक शासन की थी। ये रजिया सुल्तान जो सभा लगता था उसमें कोट और कुल्हा पहनकर आती थी, मतलब ये पर्दा प्रथा नहीं करती थी और सभागार में कोट और कुल्हा पहनकर आती थी। रजिया सुल्तान एतगिन को बदायूं का इक्तागार नियुक्त किया गया था। एतगिन था एक, एतगिन, उसको बदायूं का इक्तागार नियुक्त किया था। और अल्तुनिया, ये नाम इम्पोर्टेंट है, अल्तुनिया को सरहिंद, सरहिंद का, जो कि अभी का जो भटिंडा है उसे हम पहले सरहिंद कहते थे, तो अल्तुनिया को सरहिंद का नियुक्त किया था इक्तादार, और एतगिन को बदायूं का इक्तादार। इक्ता किसके द्वारा शुरू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी। दोनों में देख रहे हैं ई आता है, तो इससे याद रख सकते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली शुरुआत की गई थी और एतगिन को रजिया ने बदायूं का इक्तादार नियुक्त किया और अल्तुनिया को सरहिंद, जो कि भटिंडा है, उसका नियुक्त किया गया। अल्तुनिया ने सरहिंद में रिवोल्ट कर दिया था, बगावत कर दिया अल्तुनिया के द्वारा, तो उसी बगावत को शांत करने के लिए रजिया सुल्तान सरहिंद गई और सरहिंद पर अल्तुनिया से उसे प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेती है। और जब वो वापस आती रहती है दिल्ली की ओर, तो दिल्ली में 1240 ईस्वी में कैथल में, दिल्ली आते वक्त कैथल में 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। कितने में? 1240 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा तैयार किए गए, कुषाणों के वंश के द्वारा जारी किए गए थे। सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के की बात करें तो कुषाणों के द्वारा। वहीं पर यदि पूछे कि सबसे पहले सोने के सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये वो किया गया था यूनानियों के द्वारा। किसके सिक्के पर वीणा बजाता हुआ प्रतिबिंब है, तो वो था समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के एक शासक थे समुद्रगुप्त, उसके द्वारा वीणा बजाता हुआ सिक्का प्राप्त किया गया है, समुद्रगुप्त का सिक्का। सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त वंश में किए गए थे, सोने के सिक्के। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का रहेगा तब होगा कुषाण, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के द्वारा जारी किया गया। पहला सोने का सिक्का यूनानियों के द्वारा। ठीक है, इतना क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन। देखिए, दो रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय विखंडन को फिजन कहते हैं। जो एटम बम होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे होता है, और सूर्य में जो घटना होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो मॉलिक्यूल्स आकर के मिलते हैं और न्यूक्लियर फिजन में, विखंडन में, एक मॉलिक्यूल से बहुत सारा मॉलिक्यूल्स निकलता है। जो एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा पे 6 अगस्त और नागासाकी पे 9 अगस्त, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। वो परमाणु बम था, एटम बम था, जो कि नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुरु अंगदेव के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है। एग्जाम में पूछेगा कि रोम शहर किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे। रोम किसकी कैपिटल? इटली का कैपिटल।
राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। देखिए, लोक धन विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में चर्चा किया गया है और धन विधेयक लोकसभा में सरकारी बिल की तरह ही पेश होगा, मतलब मंत्री के द्वारा ही हमेशा धन विधेयक को लाया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में ही धन विधेयक को लाया जाएगा राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। कहाँ पे? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और लोकसभा से पास होने पर और राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन होता है। 14 दिन में राज्यसभा उस बिल को पास करेगा और यदि वो पास नहीं करेगा तो लोकसभा के द्वारा उस बिल को पारित समझा जाएगा 14 दिन के बाद। राज्यसभा सिर्फ उस बिल पर कुछ सिफारिश लोकसभा को दे सकती है। तो मनी बिल में सिर्फ राज्यसभा को इतना ही अधिकार है। कोई भी बिल, धन विधेयक मनी बिल है या नहीं है, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आर्टिकल नंबर याद रखना है 110 धन विधेयक को दर्शाता है। इतना सारा क्वेश्चंस आपको याद रखना है। अब आरआरबी भोपाल 1994 का जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। लेकिन यदि हम पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 15 अगस्त। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन याद रख सकते हैं 15 अगस्त। और ईस्वी की याद रखेंगे 1969 ईस्वी को हमारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। जो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पे पड़ता है? ये ओडिशा में। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में किनकी पूजा होती है? तो श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। और जो जगन्नाथ मंदिर में जो रथ यात्रा होता है, उन रथ यात्रा पे भगवान जगन्नाथ, जो कि विष्णु जी का अवतार माना जाता है, भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी भगिनी सुभद्रा, इन तीनों की रथ यात्रा, तीनों भगवान के रथ यात्रा निकलते हैं। ठीक है। और मंदिर का जो निर्माण किया गया था गंग वंश के शासक के द्वारा। किसके द्वारा? एक शासक का नाम याद रखिएगा, चोंड गंग देव के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो देवप्रयाग से होता है। देवप्रयाग में दो धारा आकर के मिलती है, एक का नाम है भागीरथी और एक धारा अलकनंदा। दोनों आकर के देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग से ये दोनों धारा का संयुक्त नाम गंगा कहा जाता है। ठीक है। तो भागीरथी जो गंगा की मेन धारा है जो कि निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको हम गोमुख कहते हैं, गोमुख, वहाँ से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। दोनों जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और सतोपत से अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा में टोटल कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग है। ठीक है। तो अलकनंदा में बहुत सारी धाराएं आकर के मिलती है। जैसे हम ऊपर से देखें, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, अब क्वेश्चंस पूछा जाने लगा। तो सबसे पहले है विष्णु प्रयाग। पहला पॉइंट पे याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग। सबसे ऊपर में जब सतोपत से अलकनंदा निकलती है तो उसके जस्ट नीचे में, सतोपत के नीचे में विष्णु प्रयाग पड़ता है। तो विष्णु प्रयाग में
धौली गंगा आकर के मिलती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद देखें तो यहाँ पे पड़ता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिलती है। नंदाकिनी आके मिलती है। नंद प्रयाग के बाद देखें तो यहाँ पे पड़ता है कर्ण प्रयाग। तीसरा नंबर पे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडारी आके मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडारी आके मिलेंगे। उसके बाद आता है चौथा में रुद्रप्रयाग। फोर्थ नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर के मिलती है। मंदाकिनी देखिए यहाँ से आके इधर इस साइड से निकलती है और मंदाकिनी आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है। और यहीं पे चौरीबारी ग्लेशियर है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चौराबारी ग्लेशियर से निकलती है और यहीं पे केदारनाथ जी की मंदिर है। केदारनाथ जी की मंदिर यहीं पे है, मंदाकिनी के पास। केदारनाथ में चौराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है और मंदाकिनी कहाँ पे आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और उसके नीचे में देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो ये अलकनंदा की मुख्य धारा है वो और भागीरथी की मुख्य धारा दोनों आकर के मिलती है और यहाँ से संयुक्त नाम गंगा पड़ता है। और गंगा सबसे पहले प्लेन एरिया में कहाँ पे आती है? तो हरिद्वार में। तो इतना पॉइंट याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको 5 प्रयाग याद रखना है। टोटल इम्पोर्टेंट 5 प्रयाग है। पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके के मिलती है। उसके बाद है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिलती है। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडारी आके मिलेगी। उसके बाद है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आके मिलेगी और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करता है। गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वां शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा जुड़वां शहर किसको कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद शहर का निर्माण नींव किसके द्वारा रखी गई थी? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हैदराबाद की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? निजाम उल मुल्क के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? जय संहिता है। देखिए महाभारत में जय संहिता की बात करें, सबसे पहले जब महाभारत में टोटल 8,800 श्लोक 8800 श्लोक था तो उसको जय संहिता कहते थे। समय के अनुसार इसमें श्लोक की संख्या बढ़ती गई। जब श्लोक की संख्या 24,000 के आसपास हो गया तब हम जय संहिता को भारत कहने लगे। और जब टोटल श्लोक की संख्या 1,00,000 हो गई तब हम उसे महाभारत कहने लगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। जब 24,000 श्लोक था तो उसे हम भारत कहते थे और जब 1,00,000 श्लोक की संख्या हुई तो उसे महाभारत कहने लगे। और शुरुआत में जब टोटल 8800 श्लोक था तो उसे हम जय संहिता कहते थे। टोटल उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108, जिसमें से 11 उपनिषद इंपॉर्टेंट है। टोटल पुराणों की संख्या की बात करें, टोटल पुराण है 18, जिसमें सबसे पुराना जो पुराण है वह है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के जो अवतार हैं उसके बारे में वर्णन किया गया। तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिए टोटल वेद की बात करें तो टोटल 4 वेद हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इस वेद से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट बनता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनके जो पढ़ने वाले हैं पंडित, ऋग्वेद के वो कौन है? ब्राह्मण, इस होत्री हैं। उसके बाद सामवेद की बात करें तो उद्गाता है।
यजुर्वेद की बात करें तो अथर्ववेद है, यजुर्वेद की अथर्ववेद और अथर्ववेद की ब्रह्मा। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद उपवेद भी आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, सामवेद के हैं गंधर्ववेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और आयुर्वेद का उपवेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो अथर्ववेद ही है। ठीक है, जितने भी उपवेद हैं सब बाद में, वेद के बाद में, वेद का जो भाषा था वो बहुत ही कठिन था, तो ऋषियों के द्वारा जो उपवेद की रचना की गई, इसलिए किया गया कि वेद को आसानी से समझा जा सके। तो टोटल 4 वेद हो गए, चारों के उपवेद हो गए। ब्राह्मण, मेनली ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण भी पूछा जा सकता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण याद रख सकते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण है। यहीं पे सामवेद की बात करें तो सामवेद का जैमिनी है और टांडे, ये सामवेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय। टांडई जो है, टांडई सो सामवेद का है। और यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद का है। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण है किसका, अथर्ववेद का। तो इतना पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। टोटल सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं की बात करें 10,000 से ज़्यादा ऋचाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो प्रेसिडेंट को देते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता है, उपराष्ट्रपति जो होंगे सो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण में जो छोटा चीज होता है वो बड़ा दिखने लगता है, तो इसलिए हजामती दर्पण हो, चाहे जो डेंटिस्ट होता है, वो सब अवतल दर्पण से युक्त यंत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, और हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से ये रिलेटेड थे। कौन? तानसेन। अकबर के 9 टोटल कितने रत्न थे? अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से तानसेन एक रत्न था अकबर का। तानसेन के जो गुरु थे वो संगीत गुरु वो स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। कहा जाता है कि तानसेन शुरुआत में अपनी जुबान से बहुत सारा जानवरों का आवाज़ निकालते थे। ये एक बार स्वामी हरिदास जी ने तानसेन की ये कला देखी, और हरिदास ने उन्हें संगीत सिखाने शुरुआत किया। तो तानसेन का जो संगीत गुरु था वो था स्वामी हरिदास। तानसेन जी की जो रचना है, ये रचना इम्पोर्टेंट है। रंगमाला, रागमाला, तानसेन जी की रचना है रागमाला, संगीत सार। उसके बाद इनके टोटल 3 रचना थी, रागमाला, संगीत सार और गणेश स्तोत्र। इनकी टोटल 3 रचना थी। इसने कई राग की भी रचना की थी। इनकी जो तानसेन की जो इम्पोर्टेंट राग है वो है मियाँ की मल्हार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मियाँ की मल्हार किसकी राग है? तो तानसेन का है मियाँ की मल्हार। उसके बाद दरबारी भी इन्हीं का राग है, और मियाँ की टोडी, ये सब राग तानसेन के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर
लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये करीब 1000 वर्ष पहले चंदेल शासक के द्वारा निर्मित की गई थी। चंदेल शासक था चंदवर्मन, उसके द्वारा खजुराहो मंदिर की निर्माण कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया गया था 1000 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है, जो कि कलिंग राजा खालवेल के द्वारा बनाया गया था। एक कलिंग राजा थे खालवेल, उसके द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में। गोकक झरना कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 एंड NO2 है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है उसका क्षरण होते जा रहा है। तो अम्लीय वर्षा जो जब भी बरसात की शुरुआत होती है तो जो फर्स्ट बारिश होता है, इसलिए कहा जाता है उसमें आदमी को भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अम्लीय वर्षा होती है। वातावरण में जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड SO2 NO2 के जो प्रदूषण होते हैं वो बारिश में घुल के नीचे आ जाते हैं, उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी। नाग क्या है? टैंक रोधी मिसाइल भारत का है। पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक? तो जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर का शासन याद रख सकते हैं 1500। देखिए, जो इम्पोर्टेंट शासक था दिल्ली वंश या मुगल वंश, उसका आपको ईस्वी याद रखना है, क्योंकि अब ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगा। तो अकबर का शासन काल था 1556 से 1605 ईस्वी। और इसी समय ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो निर्माण हुआ था, जब कंपनी का गठन हुआ था, उस समय में भारत में किसका शासन था? तो अकबर का था, क्योंकि 1600 ईस्वी में कंपनी बनी थी और अकबर का शासन 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। अकबर ने सामाजिक सुधार में देखे तो 1562 ईस्वी में अकबर दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1563 ईस्वी में 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कल्प की समाप्ति की थी। और 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति है। 1562 में दास, 63 में तीर्थ, 64 में जजिया। अकबर सती प्रथा पर भी रोक लगाने का कोशिश किया था, लेकिन सती प्रथा अंत नहीं हुआ था। विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन राय के मदद से विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाया गया था 1829 ईस्वी में। उसके बाद और देखें तो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनका सती हुआ था, उनको सती कर दिया गया था। इसी घटना के बाद राजा राम मोहन राय ने यह निश्चय लिया था कि हम सती प्रथा को खत्म करेंगे। तो विलियम बेंटिक के मदद से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किए थे। और अकबर इबादत खाना, ये भी याद रखिएगा, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। ये धर्म से रिलेटेड था। इबादत खाना 1575 ईस्वी में। महजरनामा 1579 में स्टार्ट किया था। महजरनामा क्या था? तो महजरनामा के द्वारा अकबर अपने आप को धर्म में सुप्रीम अपने आप को कबूल किया था। 1579 में महजरनामा घोषित किया गया अकबर के द्वारा। 75 में इबादत नामा और दीन ए इलाही, एक धर्म था दीन ए इलाही जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। बीरबल जो कि हिंदू था,
एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो दीन ए इलाही धर्म जो था सो सभी धर्म के लिए खुला हुआ था। कितनी ईस्वी में? 1582 ईस्वी में, जो कि अकबर ने बीरबल एकमात्र हिंदू था दीन इलाही को अपनाने वाला। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। 1562 में दास प्रथा का अंत, 63 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कम खत्म, 64 में जजिया कर की समाप्ति, 75 ईस्वी में इबादत खाना और 1575 में इबादत खाना की स्थापना, और अकबर के द्वारा 1576 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था? राणा प्रताप के द्वारा, राणा प्रताप के खिलाफ में 1576 में युद्ध लड़ा था। 1579 में महाजननामा की स्थापना की थी। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। दीन इलाही धर्म को एकमात्र हिंदू बीरबल था जिसने इस धर्म को माना था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के जो सेनानायक थे मानसिंह, उसके द्वारा मानसिंह के द्वारा राणा प्रताप के खिलाफ में लड़ा गया था। अकबर के 9 रत्न इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं आप। अकबर के 9 रत्न थे। बीरबल का जो नाम था, ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास था। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दी थी और कवि प्रिय, राजा और कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने बीरबल को दिया था। उसके बाद जो 9 रत्न में थे, दूसरा था टोडरमल जो था सो वित्त मंत्री था। मानसिंह जो था सो सेनापति था। इसी के द्वारा हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी गई थी। मानसिंह के बाद याद रखना है तानसेन के बारे में अभी हम पढ़े थे। मियाँ की मल्हार उनकी राग थी, मियाँ के टोपी, ये सब इनकी राग थी तानसेन के द्वारा, जिनका ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, ये सब अकबर के नवरत्न थे। और एक और अब्दुल रहीम खाना एंड अबुल फजल और अब्दुल रहीम खाने खावा। अब्दुल फजल के द्वारा कुछ रचना की गई थी अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई, आईने अकबरी की रचना की गई। ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? पर्ल एस बक थे। अच्छा, ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। अब हम आरआरबी कोलकाता 1994 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अकबर का राजस्व मंत्री। देखिए, जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं तो देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होगा। अभी हमने एक अकबर आया था तो अकबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिया था। अब देखिए पूछ लिया कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। टोडरमल जो थे सो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए, नवरत्न कौन कौन था? तो बीरबल था, जिसका नाम क्या था? महेश दास जिसका नाम था। उसके बाद टोडरमल था। टोडरमल के बाद देखें तो मानसिंह था, मानसिंह सेनापति था। तानसेन को ही अकबर ने राजा और कवि प्रिय की उपाधि दी थी। मुल्ला दो प्याजा था, इसको प्याज बहुत पसंद था इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा था। उसके बाद हकीम हुकाम था। उसके बाद फैजी था। फैजी की याद आपको याद रखना है, जो लीलावती था उसका फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था। अब्दुल रहीम खाना और अबुल फजल, ये 9 रत्न थे। अब्दुल रहीम खाना एंड अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ये याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से। देखिए अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। उसके बाद लोहा का जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट भी है, तो मैग्नेटाइट से, लेकिन अधिकतर लोहा हेमेटाइट के अयस्क से ही निकाला जाता है। एल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम किस मेथड से थ्रू निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम एल्युमिनियम से बॉक्साइट निकालते हैं। उसके बाद सिनेबार, मोनोजाइट, ये सब याद रखिएगा। सिनेबार से Hg निकालते हैं, मोनोजाइट से थोरियम निकालते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। हम कभी बंदरगाह के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट 11 बंदरगाह हैं, सभी बंदरगाह आपको याद रखना है। मार्मुगोआ बंदरगाह अभी पूछा गया था पिछले एग्जाम में, तो मार्मुगोआ बंदरगाह कहाँ पे है, गोवा में है। तो कांडला कहाँ पे है, कांडला गुजरात में है, मार्मुगोआ गोवा में। तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा, अच्छा हम एक डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा, टांसले के द्वारा किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1969 को, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था टोटल 14 बैंक को, और 1980 ईस्वी में किया गया था 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण। उसके रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को। किसका राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। इसी का नाम बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 के सिफारिश पर किया गया था। देखिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। तो जब गठन हुआ था उस समय में टोटल कितने सदस्य संविधान सभा के थे, 389 में से 292 सदस्य जो थे सो ब्रिटिश प्रतिनिधि से थे, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार था उसके प्रतिनिधि थे 292। 11 टोटल कितने, 11 प्रांत से, टोटल 4 जो थे सो चीफ कमिश्नरी से, और 93 जो थे 93 भारतीय रियासतों से, 93 भारतीय रियासत से। लेकिन बाद में लगभग 1947 में, हाँ 3 जून 1947 को जब पाकिस्तान के लिए अलग पृथक से संविधान सभा का निर्माण हुआ तो 389 सदस्य नहीं रहे थे। उसमें से पाकिस्तान का जैसे अलग संविधान सभा बना था तो ये संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम गई थी। और जब 1947 में 31 अक्टूबर, ये डेट याद रखना है, 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें टोटल 299 सदस्य थे। भारत के कितने, 200, भारत के लिए जो 31 अक्टूबर 1947 को जो संविधान सभा की बैठक बुलाई गई उसमें टोटल 299 सदस्य थे। और जब हमारा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय में टोटल 284 मेंबर्स ने संविधान पे सिग्नेचर किए थे। कितने, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि संविधान पे कितने लोगों का सिग्नेचर है, 284 सदस्य का सिग्नेचर है। तो इतना पॉइंट याद रखना है। उसके बाद 3 डेट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी
22 जनवरी 1947, ये सब डेट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट सदस्य बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया और ये रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास कर दिया गया। और एक डेट और याद रख सकते हैं, 29 अगस्त 1947, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना हुआ था। कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का जो साउंड का जो वेव है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। वहीं पे हम लाइट की बात करें तो वो ट्रांसवर्स वेव है। गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। गांधी जी 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। और नहीं, 1800 गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और 1891 ईस्वी में वो लंदन से पढ़ के भारत आए थे, 1891 में। और 1893 ईस्वी में वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। किनका? एक दादा अब्दुल्ला थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए थे। और वहीं पर डरबन में, कहाँ पे? 1893 ईस्वी में 7 जून 1893 ईस्वी को डरबन में महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, जहाँ पे उसको फर्स्ट AC का टिकट था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी उन्हें थर्ड क्लास में जाकर के बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करूँगा। लेकिन वहीं पे अंग्रेज अधिकारी एक स्टेशन है जो कि पीटर मारिटबर्ग, एक स्टेशन था पीटर मारिटबर्ग, उसी स्टेशन पे उन्हें धक्का दे करके स्टेशन पे नीचे फेंक देता है। बाद में वहाँ पे गांधी जी का भी स्टेचू बनाया गया। तो कौन सा स्टेशन पे? पीटर मार्टबर्ग स्टेशन पे गांधी जी 1893 में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। 1893 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका से शिकागो गए थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका से शिकागो गए थे, जहाँ उसे धर्म सम्मेलन में 2 मिनट का ही समय दिया गया था बोलने के लिए। और उसने अपने भाषण की शुरुआत की थी द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। उस भाषण पे उसे जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया गया था, जिसे तूफानी हिंदू भी कहते हैं। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद भारत से अमेरिका गए थे। 1893 ईस्वी में ही योगीराज अरविंद घोष भारत आए थे। और 1893 ईस्वी में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। तो इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई। 1893 ईस्वी में योगीराज अरविंद घोष भारत आए थे। और 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद भारत से अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं।
उसके बाद 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया। 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रचार किए थे। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा 1903 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए थे। देखिए सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1910 ईस्वी में किया गया था। 1910 ईस्वी में ही एक और पत्र हिंद स्वराज का प्रकाशन किया गया। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी, हिंद स्वराज भी साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1916 ईस्वी में उसने साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास का निर्माण करते हैं। साबरमती आश्रम केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था और भारतीयों को सपोर्ट करने के लिए आग्रह किया था, इसलिए केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग के बाद रिटर्न कर दिया था ब्रिटिश सरकार को। उसके बाद महात्मा गांधी से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट 1917 में जितने भी 1917 में सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह किया गया था। तो ये 3 सत्याग्रह आप याद रख सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन खत्म कब हो गया था? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति की गई थी। तो 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी भारत में जो प्रकाशन करते हैं पत्र का होता नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन का प्रकाशन। ये 3 नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया में किया गया। इंडियन ओपिनियन हिंद स्वराज का प्रकाशन साउथ अफ्रीका में किया गया। तो इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च की शुरुआत किए थे। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे। 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो इतना पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन से आप जितना बार ये सब सारा पॉइंट्स पढ़िएगा उतना याद रहेगा, जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक भारत में गुप्त वंश। देखिए मौर्य वंश की समाप्ति के बाद यदि हम भारत में बोले तो कोई भी मजबूत शासक तो गुप्त वंश ही बना था। तो गुप्त वंश 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की नींव रखी गई। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि लिए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त को एक B.A. स्मिथ थे इतिहासकार, इसके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ किसने? समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया। समुद्रगुप्त के बाद याद करें तो रामगुप्त बना था शासक, लेकिन कुछ ही समय के लिए बना। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही इंपोर्टेंट शासक हो जाता है गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसने 380 से 412 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक रहा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था
और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान चीनी यात्री भारत आए थे। देखिए, गुप्त वंश में दो शासक याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और फर्स्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो विक्रमादित्य की उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था, न कि चंद्रगुप्त वन्य को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, परम भागवत की उपाधि मिली थी। और इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ये नवरत्न का नाम याद रख लीजिए एक बार, कालिदास, अमर सिंह, उसके बाद बेताल भट्ट, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, छपनक, उसके बाद शंकु, वररुचि, घटकरपर, और वारामिहिर। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बात करें तो कुमारगुप्त आए। कुमारगुप्त ने ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी नींव रखा गया। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। और एक नालंदा विश्वविद्यालय, और भारत में एक और बिहार की बात करें तो विक्रमशिला बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय था, जो कि पाल वंश के द्वारा नींव रखी गई थी, धर्मपाल के द्वारा। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त के समय में जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का एक है जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण किया गया, उसके बारे में वर्णन है। और सबसे अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त पहला शासक जिसके द्वारा गुप्ता वंश की नींव रखी गई, और विष्णुगुप्त सबसे अंतिम शासक था। तो इतना पॉइंट आप गुप्त वंश से याद रखिएगा। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका है, और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, ढाका। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश ढाका, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार। सिनेबार किसका है? इसका है तो पारा का इसका है, ये हमने पहले भी बताया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत दिया गया था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी समय में जो बंगाल विभाजन था, जो कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कौन थे उस समय में भारत के वायसराय? तो कर्जन थे। उसको खत्म किया गया 1911 ईस्वी में, बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया गया और कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो भारत की राजधानी कब बना? 1912 ईस्वी में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। तो जंगलों का काटने से देखिए प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है, तो इसलिए हमें जंगलों को बचा के रखना चाहिए। हेलाबीड का भव्य मंदिर होयसलाओं के द्वारा बनाया गया था। होयसलाओं के द्वारा हेलबीड का भव्य मंदिर बनाया गया। चाय अत्यधिक ठंड प्रदेशों में उगाई जाती है। दार्जिलिंग एक ठंड प्रदेश है, इसलिए वहाँ पे चाय उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उगता है? ठंड प्रदेश में। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की बैगनी की गति धीमी हो जाती है। यदि हम किसी भी वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो टोटल कितने रंग में बदल जाता है? 7 कलर में वाइट कलर का विभाजन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विविग्योर। VIBGYOR। बी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, आर से हो गया रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का होगा, और सबसे कम जो होगा वो वायलेट का होगा। तो यदि किसी प्रिज्म से हम लाइट को गुजारेंगे तो सबसे गति किसकी कम होगी? स्पीड किसका कम होगा? तो वायलेट का होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका स्पीड भी कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? वायलेट रंग का होगा।
वहीं पे हम कहें डेविएशन, कौन सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन एंगल किसका होता है, तो वायलेट का, और सबसे कम किसका होगा, तो रेड कलर का होगा। अधिक गति होने के कारण, चाहे वेवलेंथ अधिक होने के कारण रेड लाइट का उपयोग हम ट्रैफिक सिग्नल्स में करते हैं। और इसका डेविएशन की बात करें, विचलन देखें डेविएशन, तो रेड कलर का बहुत कम होता है। यही कारण है जो हम इसका उपयोग ट्रैफिक लाइट्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आरआरबी मुंबई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऐसे ही डिस्कशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स once again.